हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर सेकंड है आपका, शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये आपका पेपर सेकंड है और इसकी 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये आपकी क्लास नंबर 8 है। इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करेंगे, पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। सारी क्लासेस को आप शुरुआत से देख सकते हैं। ओके, चलिए तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी जो यूनिट 3 है, जिसका नाम है शैक्षिक अवसरों की समानता। अब ये शैक्षिक अवसरों की समानता में इसका क्या मतलब है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझते हैं। डिफरेंट, अगर मैं बात करूं समानता की, समानता को इंग्लिश में इक्वालिटी कहते हैं, यानी कि सबके साथ एक बराबर व्यवहार करना ही क्या है, समानता। सबको एक समान मानना हमारे लिए, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो या छोटा हो, बड़ा हो, हम सबको एक बराबर मान रहे हैं, यानी कि वहां पे क्या है, इक्वालिटी है। सबके साथ क्या है, समानता है। हमारे सामने कोई छोटा नहीं है, कोई लिंग, जाति, है ना, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, क्या भेदभाव न करना ही क्या है, समानता है। देखिए, वैदिक काल से लेकर के, भारत में वैदिक काल से लेकर के बौद्ध काल तक शिक्षा में समानता का पूर्ण प्रचलन था। जो गुरुगृह होते थे, आश्रम होते थे, संघ, विहार, मठ, उनमें सभी वर्ण, वर्ग और जातियों के बालक अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर प्रमुख रूप से एक गुरु से एक छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण किया करते थे। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ, अंग्रेजों का शासन आया और फिर उसमें क्या हो गया कि महिलाओं को और जो गरीब लोग थे, जो नीची जाति के होते थे, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया। ये कंडीशंस आ गई। ठीक है, तो हालांकि जब वैदिक काल से लेकर बौद्ध काल तक तो सबको एक समान शिक्षा दी जाती थी। चलिए अब और समझते हैं डीपली। देखिएगा, शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है राज्य के द्वारा किस देश के सभी बच्चों के लिए स्थान, जाति, धर्म अथवा लिंग आदि किसी भी आधार पर भेद किए बिना एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से सुलभ कराना। यानी कि आप किसी के साथ स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, किसी के धर्म को ऊंचा नीचा नहीं मानेंगे। अगर लड़कियां हैं या लड़के हैं, कोई भी है, सब हमारे लिए समान है। किसी भी आधार पर कोई अंतर किए बिना एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से सुलभ कराना और उनकी इस शिक्षा को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का निवारण करना, यही क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अवसर हो वो सभी को समान रूप से मिले। यही शैक्षिक अवसरों की समानता है। प्यारे दोस्तों, समानता का अर्थ है क्या है, किसी विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे। ऐसा नहीं कि कोई विशेष है ना, कोई निम्न है, कोई उच्च है, कोई छोटा है, अपितु समाज में बिना भेदभाव के लोगों को समान अवसर प्रदान करना ही समानता है। शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव की भावना को दूर रख करके, बिना किसी भेदभाव की भावना को दूर रखकर प्रत्येक बालक को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। उन्हें उन सभी कार्यक्रमों और शैक्षिक संगोष्ठियों में बिना शुल्क और भेदभाव के सम्मिलित करना चाहिए। यही समानता है। राज्य द्वारा व्यक्तियों की शिक्षा के संदर्भ में शैक्षिक अवसरों की समानता से तात्पर्य जाति, रंग, भेद, भाषा, धर्म आदि के बीच कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको एक समान माना जाएगा। यही क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में समानता है। शैक्षिक अवसरों की जो समानता है, इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन पर नजर डालते हैं। पहली बात तो शिक्षा क्या है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा प्राप्त करने का सभी को मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है हमारा, ये है ना। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आज शिक्षा हेतु कई नियमों व कानूनों का निर्माण किया गया है।
जिनका हमको पालन भी करना होता है। तो शिक्षा जो है, शिक्षा क्या है, ये हमारा मूल अधिकार है, इसमें हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है वर्तमान समय में। प्रजातंत्र की सफलता, प्रजातंत्र का आधार क्या है, समानता ही है। यदि प्रजातंत्र को सफल बनाना है तो नागरिकों को विकसित होने का समान अवसर उपलब्ध कराना ही होगा। जो नागरिक हैं अगर उनका डेवलपमेंट चाहते हैं, उनको विकसित चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, तो सबको समान अवसर देने होंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, फिर आगे चाहे नौकरी के क्षेत्र में, कुछ भी हो, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। दूसरी बात है, राष्ट्र का विकास भी तभी हो सकता है जब हम सभी को एक समान नजर से देखेंगे। किसी भी राष्ट्र का विकास नागरिकों के विकास पर निर्भर होता है। अगर वहां के नागरिक अच्छे हैं, सभ्य हैं, शिक्षित हैं, है ना, तो क्या होगा, नागरिक सभ्य हैं, शिक्षित हैं, डेवलपमेंट है, आर्थिक स्थिति ठीक है, तभी तो राष्ट्र विकसित माना जाएगा। नागरिकों के विकास पर राष्ट्र का विकास निर्भर होता है और राष्ट्र के विकास की शक्ति शिक्षा है। अगर अशिक्षित समाज हो तो उस समाज का कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। समाज शिक्षित है तो उस समाज का उत्थान जल्दी होता है। अतः हमें नागरिकों के प्रति भेदभाव की हीन दृष्टि को खत्म करना चाहिए। बालक का सर्वांगीण विकास, शिक्षा ही एकमात्र सफल साधन है, साधन नहीं सफल साधन है, जो बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है, चाहे वो उसका शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार का। तो सर्वांगीण में यानी सभी प्रकार का विकास करने में मदद कौन करती है, शिक्षा करती है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इसको और डीपली समझते हैं, देखिएगा। शैक्षिक अवसरों में, शैक्षिक शिक्षा में अवसरों की समानता का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। अवसरों की समानता यदि नहीं होगी, अगर सभी को एक समान अवसर ना दिए जाएं, अमीर लोगों को जो है तुरंत सीधा नौकरी दी जाए, गरीब को ना दी जाए, या उच्च जाति के लोगों को दिया जाए, नीचे को ना दिया जाए, तो क्या होगा, पूरे देश में, राष्ट्र में क्रांति आ जाएगी, है ना, मारपीट होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, भेदभाव उत्पन्न होगा, यही तो होगा ना, फिर उसमें राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। अवसरों की समानता यदि नहीं होगी तो समाज कभी भी समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को प्राप्त नहीं कर सकता, वो समाज सभ्य नहीं हो सकता। यदि कोई राष्ट्र अपने से निरक्षरता के कलंक को मिटाना चाहता है, अगर कोई राष्ट्र ये चाहता है कि हमारे देश पर जो निरक्षरता का कलंक है, अगर वो उसको मिटाना चाहता है, तो सभी नागरिकों को साक्षर बनाना होगा। जब नागरिक साक्षर होंगे तो हमें निरक्षर कोई कह ही नहीं सकता। तो उसे सबके लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने होंगे। जनतांत्रिक राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि वह सबको शिक्षा के समान अवसर प्रदान करे। जनतांत्रिक राष्ट्र के लिए, प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिए क्या आवश्यक है कि वो सबको शिक्षा के समान अवसर प्रदान करे, जिससे सभी नागरिक शिक्षित हो सकें। राजनैतिक जागरूकता के विकास के लिए भी सर्व शिक्षा अनिवार्य है। अगर राजनैतिक जागरूकता लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें समाज को शिक्षित करना होगा। शिक्षित नागरिक राजनैतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक जागरूक होते हैं। अगर हमारा नेता पढ़ा लिखा होगा तो वो और ज्यादा अच्छे तरीके से देश का विकास कर सकता है। यदि कोई जनतंत्र राजनैतिक रूप से सशक्त होना चाहता है तो उसके नागरिकों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। जब नागरिक शिक्षित होंगे तो वो अपने लिए नेता भी अच्छा चुन सकेंगे, ठीक है, और राष्ट्र का विकास भी बेहतर तरीके से हो पाएगा। भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कोठारी आयोग ने क्या अपने सुझाव दिए थे, उन सुझावों को हमें समझना होगा। देखिए, कोठारी आयोग 1964-66 के क्या सुझाव हैं। भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम कोठारी आयोग 1964-66 ने विचार किया और निम्नलिखित सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए? पहली बात तो यह है कि कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क की जाए। कक्षा 1 से 8 तक की जो शिक्षा है वो अनिवार्य कर दी जाए, प्लस निःशुल्क कर दी जाए, किसी बच्चे से कोई फीस ना ली जाए। ये कोठारी आयोग का क्या था? सुझाव था, ठीक है। और इस लक्ष्य को अगली 2 पंचवर्षीय योजनाओं में प्राप्त भी कर लिया जाए कि कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चे पढ़े और निःशुल्क पढ़े। 5 वर्षों में इसको कंप्लीट भी करना है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को पाठ्य पुस्तकें,
लेखन सामग्री, कॉपी किताब, पेन पेंसिल व मिड डे मील भी दिया जाए, मध्याह्न भोजन भी दिया जाए, दोपहर में जो बच्चे स्कूल में भोजन करते हैं वो भी उपलब्ध कराया जाए, मंद बुद्धि और विकलांग बालकों के लिए अलग से स्कूल खोले जाएं। जो मंद बुद्धि बालक हैं, जो विकलांग हैं, उनके लिए अलग से विशेष बच्चों के लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था की जाए, जिनमें विशेष प्रशिक्षण वेल ट्रेन्ड टीचर्स जो है अवेलेबल कराए जाएं। क्योंकि जो विशेष बच्चा होता है मंद बुद्धि को एक सामान्य टीचर नहीं पढ़ा सकता, उसके लिए वेल ट्रेन्ड टीचर चाहिए, ठीक है, वही उसको पढ़ा सकता है। ऐसी व्यवस्था की जाए। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के गरीब छात्रों को शुल्क मुक्त किया जाए, किसी प्रकार का कोई शुल्क उन पर ना लिया जाए उनसे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा स्तर के विद्यालयों और महाविद्यालयों में बुक बैंक की योजना भी लागू की जाए। ये सुझाव दिए गए थे कोठारी आयोग की तरफ से शिक्षा में अवसरों की समानता के लिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के क्या प्रस्ताव थे, ये भी हमको समझना होगा। देखिए 1968 के क्या प्रस्ताव रहे, हम बताना भूल गए कि पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं प्यारे दोस्तों। अगर आप पेड नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं। 9628182649 इस नंबर पर मैसेज करके पेड नोट्स ले सकते हैं। पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है, फीस पे करके आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, ठीक है। चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। ऑप्शनल पेपर हम इंक्लूसिव एजुकेशन मोस्टली बच्चों के पास होता है, वही प्रोवाइड कराया जाता है। देखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के क्या प्रस्ताव रहे। केंद्र सरकार ने कोठारी आयोग के सुझावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में निम्नलिखित घोषणाएं की। क्या घोषणाएं की? पहली घोषणा उनकी ये थी कि ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक स्कूल कॉलेज खोले जाएं। ग्रामीण और जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें और अधिक स्कूल खोले जाएं, ठीक है। और इन क्षेत्रों के बच्चों और युवकों को सभी स्तरों की शिक्षा सुलभ भी कराई जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा और फिर क्या सुझाव दिए गए? देश में सामान्य शिक्षा प्रणाली लागू की जाए, सबके लिए सामान्य शिक्षा होनी चाहिए, अर्थात एक क्षेत्र में रहने वाले सभी वर्गों के बच्चों को एक प्रकार के स्कूल में शिक्षा दी जाएगी और वो एक साथ पढ़ सकेंगे, एक छत के नीचे पढ़ सकेंगे। दूसरी बात इन्होंने एक और बताई थी कि जो पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और कबीलों को जो है शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी और इन्हें आवश्यक आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, ऐसा भी इनका एक प्रस्ताव था। मंदबुद्धि और विकलांग बच्चों के लिए अलग से विद्यालय खोले जाएंगे, ऐसा जो है कोठारी आयोग ने भी कहा और आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने भी यही बात कही है। बालिकाओं की शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियों में वृद्धि की जाएगी, जो भी छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें थोड़ा और ज्यादा वृद्धि की जाएगी। पब्लिक स्कूलों में निम्न और निर्धन वर्ग के बच्चों के लिए स्थान जो है वो आरक्षित किए जाएंगे और उनके लिए भी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा के सभी स्तरों पर निम्न वर्ग के बच्चों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। शिक्षा के विशेष योग्यता एवं क्षमता वाले छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, जो विशेष योग्यता रखते हैं, जैसे प्रतिभाशाली बालक हो गए, है ना, और जो सृजनात्मक बालक हो गए, जिनके पास कुछ अलग ही प्रतिभा है, तो उनके लिए कुछ अलग छात्रवृत्ति भी दी जाएगी ताकि वो बच्चे और अच्छा कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये सुझाव दिए गए थे, ठीक है। तो ये जो हमारी शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के जो प्रस्ताव थे, इस शिक्षा नीति पर ठीक से अमल भी नहीं हुआ था कि केंद्र में जनता दल की सरकार बन गई और इस सरकार ने 1979 में अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा व्यवस्था और प्रौढ़ व्यवस्था पर बल दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है। 2020 में लिंग, जाति, जनजाति, दिव्यांगों एवं अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता के संदर्भ में क्षमतामूलक और समावेशी शिक्षा के लिए क्या सुझाव थे, इनकी बात कर लेते हैं। देखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है। किसकी? भारत की शिक्षा नीति आप सभी को पता है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया।
कब? 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। 1986 के बाद यह परिवर्तन भारत में पहला परिवर्तन है, जो कि 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। ओके, यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ओके, तो शिक्षा नीति समान और समावेशी शिक्षा भाग में यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, इस शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने के एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन के रूप में माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में अवसरों की समानता में बाधक हाशियाकरण की प्रवृत्ति हाशियेकरण की प्रवृत्ति को कम करने के लिए ऐसे बच्चे जो हाशिए पर होते हैं, जो बिल्कुल कतई एक कह सकते हैं किनारे पर होते हैं, उसको कम करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी निम्न अनुशंसाएं की गई। क्या अनुशंसाएं की गई उनको समझेंगे। जिससे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी इन जातियों का शैक्षिक उन्नयन हो सके, इनका उत्थान हो सके, जो पतन की तरफ है वो आगे बढ़ सके। देखिए क्या इसमें अनुशंसाएं की गई थी, इनको समझते हैं फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये आंकड़ों के आधार पर ये पता चलता है कि कुछ भौगोलिक क्षेत्र में शैक्षिक रूप से पिछड़ी SEDG का एक बड़ा अनुपात है। वह शैक्षिक रूप से पिछड़ी SEDG का एक बड़ा अनुपात है, जो पिछड़ी जाति हैं उनका एक बड़ा अनुपात है। अतः एक विशेष हस्तक्षेप के रूप में यह सिफारिश की जाती है कि देश में शैक्षिक रूप से वंचित इन जाति वर्ग को विशेष शिक्षा का क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। आंकड़ों के आधार पर यह पता चला कि ऐसे कुछ भौगोलिक क्षेत्र में शैक्षिक रूप से पिछड़ी जो जातियां हैं उनका एक बड़ा अनुपात है। अतः एक विशेष हस्तक्षेप के रूप में यह सिफारिश की जाती है कि देश में शैक्षिक रूप से वंचित इन जाति वर्ग को विशेष शिक्षा का क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। वहीं केंद्र और राज्यों द्वारा सही मायने में इन क्षेत्रों के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए अतिरिक्त प्रयासों के माध्यम से उपरोक्त सभी योजनाओं और नीतियों को पूरी तरह से लागू भी किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे स्थान जितनी भी जो भी नियम कानून अभी हमने पीछे बताए हैं उनको लागू किया जाना चाहिए, है ना, ऐसा इसमें बताया गया है। ऐसे स्थान जहां विद्यालय तक जाने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, वहां जवाहर नवोदय विद्यालयों के स्तर की तर्ज पर निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा, विशेषकर ऐसे छात्रों के लिए जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। उच्चतर गुणवत्ता की दृष्टि से इन विद्यालयों में कम से कम 1 वर्ष की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को समाहित करते हुए वंचित क्षेत्रों में प्री स्कूल वर्ग को भी जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना ऐसे काम चल जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजातियों के शैक्षणिक विकास में असमानताओं को दूर करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्कूली शिक्षा के भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों के अंतर्गत सभी वंचित जो कि हाशिए पर होते हैं ऐसे वर्ग के प्रतिभाशाली और मेधावी छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर समर्पित क्षेत्रों में विशेष छात्रावास हो गया और फीस माफ करने और जो छात्रवृत्ति माध्यम है उसके माध्यम से बच्चों की सहायता की जाएगी। हाशिए पर स्थित सभी वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति अवसर और योजनाओं में प्रतिभाग करने की दृष्टि से और क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ सरलीकृत तरीके भी स्थापित किए जाएंगे। अल्पसंख्यकों के फिर क्या हुआ कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का जो नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया गया है, इसका उद्देश्य शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने और मौजूदा योजनाओं को नई योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार, केंद्रीय सरकार में नौकरी आदि के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए न्यायसंगत प्रक्रिया भी सुनिश्चित करना है। किसके माध्यम से? हमारी नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से।
विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना भी प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का हिस्सा है, ताकि अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा के अधिक अवसर मिल सके। प्यारे दोस्तों, अब मैं ये चाहता हूं कि एक एक पेपर कंप्लीट कर लें। जैसे आपका जो फर्स्ट पेपर है वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। ये जो सेकंड पेपर है आपका शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य, अब पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, सारी क्लासेस इसी की मिलेंगी फटाफट, फिर हम दूसरा जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करना शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। नोट्स नहीं लिए तो जो नंबर बताया गया उस पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, बहुत काम आएंगे आपके। और क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।